Hello students, today we discuss facilitating arts learning. On the previous class we had discussed the concept of facilitating arts learning and the strategies of facilitating arts learning. Today we discuss 10 tools used to facilitate learning strategies. 10 तरीका है या रणनीतियाँ हैं जो कि सीखने के रूप में सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। लेट अस डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट, फैसिलिटेट क्लास, ग्रुप एंड वन ऑन वन डिस्कशंस एंड डिबेट्स। एक समूह को बहस और चर्चा के लिए सुविधा दी जानी चाहिए। मतलब स्टूडेंट को क्लासरूम में ग्रुप बनाया जाना चाहिए। जितने क्लास में है उस क्लासरूम में बच्चों को डिवाइड करके 10 या 15 ऐसे करके लेके ग्रुप बनाया देना चाहिए और उस ग्रुप को ABC ऐसे करके नेमिंग कर देना चाहिए और उसी ग्रुप को कोई टॉपिक देना चाहिए। उनको फ्री समय देना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए और एक टॉपिक देना चाहिए, उसको वो समझे और उस टॉपिक के ऊपर वो अपना तैयारी करके आए और क्लासरूम में उसको डिस्कशन किया जाए आज तौर पर डिबेट की तौर पर, मतलब वार्तालाप के तौर पर कन्वर्सेशन हो या बहस की तौर पर बात किया जाए। इसमें क्या होता है, एक जो कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को समझने में वो बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन होता है एक टॉपिक के ऊपर में 10 या 15 बच्चे अगर ग्रुप में हैं वो 10-15 बच्चे का उनका बात रखा जाता है जो कि सबको समझने में आसान होता है। नेक्स्ट, अलाउ स्टूडेंट्स टू कॉल ऑन वन अनदर फॉर आंसर्स रेदर देन द इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट को मौका देना चाहिए, छात्रों को प्रशिक्षक के बजाय उत्तर के लिए एक दूसरे को कॉल करने की अनुमति दिया जाए। मतलब स्टूडेंट को अपना फ्रेंड सर्कल में बात रख के कोई क्वेश्चन हो उसमें डिस्कशन करके आंसर निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए, उनको वो मौका देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर या प्रशिक्षक हो या शिक्षक को पूछना नहीं चाहिए। अगर शिक्षक से क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन आंसर आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल में मिलके डिसाइड करें और वो आंसर देने को प्रयास करें। देन आस्क क्वेश्चंस दैट डू नॉट हैव वन सिंगल आंसर, लीव इट ओपन एंडेड। ऐसे प्रश्न पूछें जिनका एक भी उत्तर नहीं है। ऐसे पूछा जाना चाहिए बच्चों के सामने, उत्तर नहीं देना चाहिए। उनको क्वेश्चन जैसे सस्पेंस रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछने के टाइम में वो क्वेश्चन समझे और अपने तौर पर दिमाग लगा के आंसर दे। लीव इट ओपन एंडेड मतलब क्वेश्चन को ऐसे नहीं रखना चाहिए जो कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे उसको समझने के लिए उनको हिंट्स देना चाहिए, समराइज कर देना चाहिए, ओपन एंड करना चाहिए। क्वेश्चन को ओपनली बताना चाहिए लेकिन उसका क्या आंसर होगा उसको बताना नहीं चाहिए। वो क्वेश्चन को समझ के अपने तौर पर आंसर देने को प्रयास करेंगे। देन रोल प्ले डिफरेंट सिनारियोज और प्ले गेम्स टू इलस्ट्रेट लेसन्स। विभिन्न परिदृश्यों के लिए भूमिका निभाना चाहिए। पाठ को चित्रित करने के लिए गेम खेला जाना चाहिए। मतलब एक टॉपिक अगर उसमें आप अगर कोई एक्ट कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल कर सकते हैं या किसी टॉपिक के ऊपर में आप कोई मॉडल बना सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। और उसके साथ साथ गेम प्ले वे मेथड में खेलते खेलते टॉपिक को सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बहुत समय लगता है लेकिन फिर भी ये प्रयास होना चाहिए जो कि डिफरेंट सिनारियो में बहुत तरह का मेथड को अप्लाई करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, ड्रामा करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। इस टाइप का करने से कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है उसको समझने में प्ले वे मेथड में वो समझने में आसान हो जाता है, उसको समझने में बच्चे लोग के लिए बहुत आसान होता है। Then create multimedia presentations utilizing technology your students use at home। मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ बनाया जाए और ऐसे प्रौद्योगिकी का उपयोग
कैसे किया जाए उसे सिखाया जाना चाहिए, जो कि बच्चे घर में उस पर काम कर सकें। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन मतलब उनको काम देना चाहिए, प्रोजेक्टर में काम करना चाहिए, लैपटॉप में काम करना चाहिए, सिस्टम में काम करना चाहिए और उसका प्रिंट आउट निकाले, उसका समराइज़ करे, उसके ऊपर में मतलब अपना बात रखे, व्यू पॉइंट रखे और उसके साथ साथ कैसे कंप्यूटर का मल्टीमीडिया के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ कर पाए, उसको अगर इंस्टीट्यूशन में या शिक्षण संस्थाओं में सिखाया जाता है तो ये चीज़ उनको लाइफ में काम आता है। उसके साथ साथ लोग को जब घर में रहते हैं उस टेक्नोलॉजी का, वो प्रौद्योगिकी उपकरणों को व्यवहार में लाते हैं और उसको अपना काम में, अपना शिक्षण प्रणाली में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। देन record and post lessons and resources online for students to reference later। छात्रों को बाद में संदर्भ या उदाहरण के तौर पर देने के लिए पाठ और संसाधन को ऑनलाइन रिकॉर्ड और पोस्ट करना चाहिए। मतलब अगर कॉलेज में हो या स्कूल में हो कोई पढ़ाया गया है चीज़ को, उसको अगर ऑनलाइन में दिया जाता है या यूट्यूब में डाला जाता है तो जब बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उसको वो डाउनलोड बाद में कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं और ये वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल हो जाता है जो कि उनको काम आता है। और इस रिसोर्सेस को यूज़ करना चाहिए, इस संसाधनों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आज का संदर्भ में जब नेट और ऑनलाइन का उपयोग इतना ज़ोर से होता है, ज़ोर शोर से चल रहा है, तो स्टूडेंट के लिए ये भी फ़ायदेमंद होता है जब उसमें कोई शिक्षण प्रणाली या शिक्षण मटेरियल सामग्री के बारे में उसमें अगर पोस्ट किया जाता है तो बच्चों के लिए, आगामी बच्चों के लिए और अभी का बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। देन यूज गेस्ट टीचर्स एंड स्पीकर्स टू शो ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक अलग दृष्टिकोण दिखाने के लिए अतिथि शिक्षकों और वक्ताओं को स्वागत किया जाना चाहिए और उनका शिक्षण प्रणाली को उपयोग करना चाहिए। वो कैसे बता रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर रहे हैं, उसको सुनना चाहिए और बच्चों को वो कैसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको अपना जीवन में उपयोग करने के लिए उनको दिशा निर्देशन देना चाहिए। Then supplement lessons with the virtual field trips or projects that involve field research। फील्ड ट्रिप करना चाहिए, जैसे कि पाठ्यक्रम को एक सप्लीमेंट मिल जाता है। मतलब जैसे कोई टॉपिक के ऊपर में बच्चों को बता दिया जाता है, अगर उनको उस टॉपिक के ऊपर में कोई जगह को लेके फील्ड ट्रिप के तौर पर कोई स्थान को लेके घुमा दिया जाता है और वहाँ पे उनको स्टडी करने को बोला जाता है तो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदा होता है और ज़्यादा इंटरेस्ट उनका बढ़ता है उस टॉपिक को समझने में। और इसके साथ साथ क्षेत्र अनुसंधान परियोजना को भी शामिल करना चाहिए। मतलब यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए, फील्ड रिसर्च बोलते हैं। आप वहाँ पे जा रहे हैं, अनुसंधान करना चाहिए, उसको टॉपिक को लेके वहाँ पे रिसर्च करना चाहिए, खोज करना चाहिए, फ़ोटो उठाना चाहिए, उसके ऊपर में अपना व्यू रखना चाहिए, लिखना चाहिए, स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। और ऐसे में क्या होता है, उस टॉपिक के ऊपर में आपका नॉलेज भी ज़्यादा डेवलप होता है, आपका नॉलेज ज़्यादा और ज़्यादा विकसित होता है। Then collaborate with other teachers to teach related lessons in different subjects। मतलब एक अगर बीएड का सब्जेक्ट बोला जाता है या सिलेबस बोला जाता है, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत सारा टीचर वो सब्जेक्ट को लेते हैं। तो क्या होता है, एक टीचर दूसरे टीचर के साथ में अगर कोऑपरेशन में या लिंक रखते हैं, बात रखते हैं, अपना बात शेयर करते हैं, तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव होता है और ज़्यादा समझने में आसान होता है और ज़्यादा उसमें नॉलेज गेन हो पाता है, ज़्यादा नॉलेज स्टोर हो पाता है, जिसको बाद में बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट किया जाए, उपस्थापित किया जा सके। देन हैव स्टूडेंट्स एक्सप्लेन व्हाट दे लर्न टू समवन हु डज नॉट नो द मटेरियल। यहाँ पे ओवरऑल बताया जाता है, जैसे छात्रों ने समझ लिया कि उन्होंने ऐसे भी शिक्षा प्राप्त किए हैं
जिस शिक्षक या किसी शिक्षण संस्थान से वो सीखें जहाँ पे मटेरियल का यूज कैसे होता है, अधिगम सामग्री कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा फैसिलिटी देना चाहिए जो कि उनको पढ़ने के साथ साथ शिक्षण सामग्री के ऊपर में कैसे उसको उपयोग किया जाता है उसके ऊपर में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है और उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। लास्ट, when teachers facilitate learning they also facilitate career success। अगर शिक्षक आपको पढ़ाने में सुविधा देते हैं या सिखाने के लिए सुविधा देते हैं तो वो भी अपना कैरियर का सफलता के लिए, आपका कैरियर में कैसे आप इम्प्रूव करेंगे या कैरियर में कैसे आगे बढ़ेंगे उसके लिए भी सुविधा देते हैं, आपको हेल्प करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। देन creative, imaginative and problem solving skills are becoming increasingly valuable as well as the ability to think critically and analyze information। रचनात्मक, कल्पनाशील और समस्या को हल करने के लिए कौशल तेज़ी से मूल्यवान होते जा रहा है। मतलब प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कौशल ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा महत्व है। अगर ये ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जिनके पास नहीं होता है उनको हमेशा नेग्लेक्ट, मतलब उनका शिक्षण संस्थानों में उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये सोचने की क्षमता भी हो जो कि जानकारी आपके पास है उसे विश्लेषण करने के लिए आपके पास पर्याप्त क्षमता हो। मतलब जितना नॉलेज आपके पास है आपको क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, आपको एनालिसिस करने के लिए और आपका जितना ज्ञान है उसको विश्लेषण करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो, पर्याप्त क्षमता होना चाहिए। लास्ट, supporting and encouraging students to learn for themselves is providing them with the tools they will benefit from for the rest of their lives। छात्रों को खुद के लिए सीखने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करना उन्हें ऐसे माध्यम या जरिया प्रदान कर रहा है जिससे उन्हें अपने जीवन के बाकी जीवन या बाकी हिस्सों के लिए फ़ायदा या लाभ होगा। मतलब आप अगर आपको अगर सुविधा मिलता है तो ये आपका खाली आपका पर्सनल लाइफ नहीं, ये आपका प्रोफेशनल और आपका पर्सनल दोनों लाइफ को डेवलप करता है और इतना नॉलेज आपको मिलता है जो कि आप उस ज्ञान के तौर पर आप अपना आगे वाला भविष्य को निर्माण कर सकते हैं। और आज तौर पर वोकेशनल एजुकेशन हिसाब से आपको बहुत तरह का टेक्निकल नॉलेज मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है जो आपको आपका पढ़ना जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपका जो कैरियर बनता है, जब आप पर्सनल लाइफ में एंट्री करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आज लास्टली ओवरऑल हम लोग फैसिलिटेटिंग आज लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इसमें इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लिया। जितना इसमें बताया गया है जो कि एक छात्रों को शिक्षक के तौर पर, शिक्षण संस्थान के तौर पर कितना फ़ायदा या सुविधा प्रदान किया जाता है उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।